नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और जिंदगी लाइव प्रोग्राम में आज हम आपको ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे डॉक्टर दीप्ति परवाल, फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट मनासा में वो काम भी देखती है यहाँ पे। और जिंदगी लाइव प्रोग्राम में आज वो हमारे साथ हैं। दीप्ति जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना हूँ। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपने अपने प्रोग्राम जिंदगी लाइव में मुझे बुलाया। मैं थैंक यू उसके लिए। जी दीप्ति जी, आप फिजियोथेरेपी को देखते हैं, उसकी शिक्षा आपने ग्रहण करी, पढ़ाई आपने ग्रहण करी, कहाँ से पढ़ाई करी आपने? मैंने मेरी बैचलर्स भोपाल पीपल्स यूनिवर्सिटी से करी है। हाँ। और मास्टर्स का भी प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट ईयर में मास्टर्स स्टार्ट कर रही हूँ। कि मनासा में कब से काम शुरुआत किया? मैंने मनासा में 2019 अप्रैल 2019 से स्टार्ट किया था। हाँ। और फर्स्ट कोविड लॉकडाउन के बाद बंद कर रखा था। 1.5 साल की लीव थी। देन ये अभी 7 अक्टूबर से वापस रिस्टार्ट किया। वापस आपने शुरुआत की? जी। चलिए आज बात करते हैं फिजियोथेरेपी को लेकर। कुछ सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी जानना इसमें चाहते हैं। ये फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी अगर हिंदी में बोला जाए तो भौतिक चिकित्सा। फिजियोथेरेपी किसी भी दवाई पे काम नहीं करती, या ये कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कोई दवाई नहीं देते। सब कुछ उनके हाथ के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, जैसे मोबिलाइजेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, एक्सरसाइजेस हुई। फिजियोथेरेपी 2 दिन 4 दिन में ठीक होने जैसी चीज़ नहीं है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से 2 दिन 4 दिन में ठीक। एटलीस्ट आपको 15 डेज देने पड़ेंगे, 15 दिन आपको देना पड़ेगा उसमें। हाँ। और आगे का प्रोटोकॉल या ये कह सके आगे का टाइम ड्यूरेशन वो डिपेंड करता है कि आपको जो भी तकलीफ है वो कितने टाइम से है, कितनी ज़्यादा है, और आप कितना सपोर्ट करें। अपन फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं तो मेरा मन में एक सवाल और आता है, इसके फायदे क्या होते हैं? फिजियोथेरेपी के फायदे, फिजियोथेरेपी ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे आपका फ्रैक्चर हुआ हो, चाहे आपने कोई ट्रांसप्लांट कराया हो, चाहे आपको गठिया हो, या स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, या कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी में भी फिजियोथेरेपी काम करती है। जो अब जीनेटिक चीज़ें जिसे अपन कहते हैं ओल्ड एज पर्सन्स, उनमें भी फिजियोथेरेपी काम करती है। बच्चे, जन्मजात विकलांग बच्चे, जैसे सीपी चाइल्ड हो गया, पोलियो हो गया, स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले बच्चे, सभी में फिजियोथेरेपी काम करती है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हुए, सब में फिजियोथेरेपी काम करती है। इसके फायदे कब से या इसका असर कब से देखने को आपको मिलने लगता है? मिनिमम आपको 8 दिन तो देना ही पड़ते हैं, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी चीज़ को लेके तो वो एक्सरसाइज करता हुआ नहीं रहता, अपने नॉर्मल डे रूटीन में एक्सरसाइजेज नहीं रहती। तो इनिशियली 3-4 दिन तो वो एक्सरसाइजेज को करने के बाद बॉडी को उनको अडॉप्ट करने में लगता है, और उसके बाद वो रिजल्ट बताना स्टार्ट करती है। तो एटलीस्ट आपको 8 दिन देने ही पड़ते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखता है, और प्रॉपर असर होने में 15-20 दिन मिनिमम है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, फिजियोथेरेपी की अपन बात कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम जिंदगी लाइव में। बहुत सारे लोगों को इससे दर्द होते हैं जो लंबे कई वर्षों से होते हैं, और वो केवल दवाई के आसार पे रहते हैं, दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, उस पर उनका काम चलता है, दर्द तो कम हो जाता है, पर वो परमानेंट दर्द नहीं जाता है। लंबे समय से बीमारी जो होती है, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे मसल्स पेन हो, या एनीबडी कोई भी पेन होता है, उसमें फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है? अपन ये कह सकते हैं चाहे कैसा भी दर्द हो, जोड़ों से रिलेटेड हो, मसल से रिलेटेड हो, या किसी फ्रैक्चर वगैरह का, किसी डिफॉर्मिटी का, आप जितनी जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपको उस चीज़ में रिलीफ मिलेगी। दवाइयाँ रिलीफ देती है, बट वो कुछ टाइम के लिए। जब तक आप दवाइयाँ लेंगे, तब तक पेन किलर्स लेंगे, जब तक आपका दर्द कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। पर कब तक? 8 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने। एक टाइम के बाद वो दवाइयाँ असर करना बंद कर देगी। आप खुद परेशान हो के आप दवाई बंद कर देंगे कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब मैं दवाई नहीं ले सकती। बट आप फिजियोथेरेपी ले
एक बार ट्राई करके देखें, थोड़ा टाइम दे के रखें। अगर पुराना दर्द है 2 साल 5 साल 10 साल का दर्द है तो एटलीस्ट आप 15 दिन तो दे के देखें। आप इतनी दवाइयाँ लेते हैं तो एटलीस्ट 15 दिन से फिजियोथेरेपी को देखते हैं, कुछ तो आपको फायदा लगेगा, कुछ तो बॉडी को रिलीफ लगेगा। अपने आप समझेंगे कि हाँ नहीं कुछ अलग है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप किसी सर्टिफाइड डिग्री होल्डर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, जिसके पास डिग्री है, जिसने प्रॉपर एजुकेशन ली है, वही आपको सही चीज़ बता सकता है। आपने भी एजुकेशन ली इसकी, आपने पढ़ाई की, कहाँ से करी? मैंने भोपाल पीपल्स यूनिवर्सिटी से इसके बैचलर्स करा है, वहाँ से आपने पढ़ाई वहाँ की? से पढ़ाई करी है मैंने। तो आप किसी डिग्री होल्डर के पास जाएंगे तो आपको राइट डायरेक्शन में राइट ट्रीटमेंट देगा। अगर आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, आप मालिश करवाएंगे, वो चीज़ साइड इफेक्ट देगी, फिर आप उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या है क्या नहीं। बॉडी पूरी एक मशीन है, भगवान के द्वारा बनाई हुई मशीन है। अपन नहीं जान सकते, एक नॉर्मल पर्सन नहीं जान सकता कि उसमें कहाँ क्या कितना है। ठीक। एक और मेरे मन में सवाल आता है कि फिजियोथेरेपी की आप और हम बात कर रहे हैं, इसमें किस किस प्रकार की बीमारी ठीक होती है? किस प्रकार की बीमारी ठीक होती है, तो अगर मैं आपको सेक्शन में डिवाइड करूँ तो एक ऑर्थोपेडिक, हड्डी जोड़ मसल्स से रिलेटेड, एक है ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, दूसरा कार्डियक कंडीशंस और स्पोर्ट कंडीशंस। थोड़ा हिंदी में बताएंगे फिर? हाँ, ऑर्थोपेडिशन कंडीशंस मतलब जैसे जोड़ों से रिलेटेड गठिया हुआ, फ्रैक्चर हुआ, रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हुई, या ये कह सकते हैं कि मसल्स खिंचा गई, मोच आ गई, वो सब चीज़ें। ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कहें तो ये लकवा कह सकते हैं, ब्रेन हेमरेज कहा जा सकता है, बच्चों में सीपी कहा जा सकता है, पोलियो कहा जा सकता है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी की जा सकती है। एक है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पार्किंसंस डिजीज, जो एल्जाइमर्स डिजीज जो बड़े लोगों में होता है, 60-65 प्लस जेरियाटिक कंडीशंस में होता है, वो ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपी से ठीक होती है। कार्डियक कंडीशंस मतलब दिल से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे हार्ट अटैक आया, हार्ट की सर्जरी करी, डॉक्टर सर्जरी करके भेज देगा, बट उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है वापस से आपको अपने वर्क रूटीन में आने के लिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, तो भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसके बाद आपके जोड़ जाम होने लगते हैं, जोड़ों में तकलीफ होने लगती है। और स्पोर्ट्स कंडीशन, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो टेनिस एल्बो एक सुना हुआ नाम है, सचिन तेंदुलकर की सर्जरी हुई थी, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है बिना सर्जरी। ठीक है। लेडीज़ में जैसे ड्यूरिंग जो 9 मंथ प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हुआ, और ऐसे भी जैसे बहुत सारे लेडीज़ को थायराइड से रिलेटेड दिक्कत होती है, और या वेट गेन प्रॉब्लम होती है, उनमें हो सकता है। रेस्पिरेटरी, जैसे किसी को अस्थमा हुआ, सीओपीडी हुआ, सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसके बाद इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है, धूल धूप किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, उसमें भी फिजियोथेरेपी काम आती है। चलिए, मेरा आपसे एक और अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, घुटने का दर्द अक्सर अपन देखते हैं बहुत सारे लोगों में, युवा में भी देखते हैं, बुजुर्ग में भी देखते हैं, वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई गोली उनको देता है, और कभी कभी स्थिति आती है कि उसको चेंज भी कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपी कितनी कारगर साबित होती है? घुटनों का दर्द सभी में कॉमन है। आज आप 30-35+ % किसी में भी चले जाओ, पहले एक ही चीज़ 60+ में होती थी, 70+ में होती थी, आज ये 35+ में होने लगी। इसका कारण अगर बताना चाहूँ मैं आपको, तो आपकी लाइफस्टाइल है। आप इस सर्जरी को रोक सकते हैं फिजियोथेरेपी से। फिजियोथेरेपी कैसे? आप ठीक है, दर्द हो रहा है, आप 8 दिन 15 दिन महीने 6 महीने साल 2 साल तक टालते हो उस चीज़ को, पेन किलर से, आप उस चीज़ को टालना बंद कर दो।
आप इनिशियली फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो, उससे कंसल्ट करो, उसकी गाइडेंस में एक्सरसाइजेस करो, मूवमेंट्स करो, अपनी लाइफस्टाइल बदलो, तो आप उस ट्रांसप्लांट को रोक सकते हैं। फिर भी अगर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और आपको ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ रहा है, तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी आप फिजियोथेरेपी लो, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी ट्रांसप्लांट है उतना ही ज़रूरी फिजियोथेरेपी है वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने की। वरना उस ट्रांसप्लांट का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वापस से आपको वो चीज़ दिक्कत देगी। एक सवाल मेरे पास आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कारगर है? ज़रूर। क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को समझना होगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती क्या है। जैसे कोमा हुआ, लकवा हुआ, स्पाइनल इंजरी हुई, ब्रेन ट्रॉमा हुआ, कोई भी कार बाइक एक्सीडेंट के बाद जो ब्रेन को इंजरी होती है, पार्किंसंस होता है, अल्जाइमर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी वास्ट है। मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस थोड़ी नहीं है, इतनी है कि गिना नहीं सकते। और उन सब में फिजियोथेरेपी ही मेन है। बिना फिजियोथेरेपी के आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें साइटिका की बात भी आती है। अक्सर लोग साइटिका से परेशान होते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं तो भी ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिजियोथेरेपी, साइटिका का ट्रीटमेंट अगर कहा जाए तो फिजियोथेरेपी ही है। अच्छा अच्छा। साइटिका एक नस है अपने शरीर में, जो अपनी कमर से होते हुए अपने पाँव में जाती है। वो नस दबने की वजह से दिक्कत होती है और उसका इलाज से फिजियोथेरेपी ही है। दवाइयाँ आप लेंगे, लेते रहेंगे, हमेशा ही लेंगे, उससे कुछ ठीक नहीं होगा। दर्द कम हो जाएगा, आप घूम फिर पाएंगे, अपना रूटीन कर पाएंगे, बट अगर आपको पूरा प्रॉपर ठीक होना है तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी लेनी ही है। दीप्ति जी, आपकी मेरी बहुत सारी बात हुई फिजियोथेरेपी को लेकर, मुझे भी अच्छा लगा, आप सारी बात कर रहे हैं। इसमें जागरूकता कैसे आ सकती है? जागरूकता ऐसे आ सकती है कि आप एक तो मिले, समझे उस चीज़ को कि वो क्या है। सिर्फ ये चीज़ ना सोचे कि मुझे रोज़ जाना पड़ेगा या मुझे इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी या होगा कि नहीं होगा, कितने टाइम में होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोची। डायरेक्ट आके एक बार आप किस फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, उससे कंसल्ट करें कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है, तो क्या मैं इससे मतलब ठीक होऊंगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और जो भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट बता रहा है आप उस चीज़ को फॉलो करें, उसको प्रॉपर करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट करें। क्योंकि आप ठीक होंगे तब दूसरों को लगेगा कि नहीं ये चीज़ ठीक होती है। आज मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा काम है लोगों को बताना, बट मेरे पे कब विश्वास करेंगे लोग? जब कोई ठीक हो, कोई आपसे आके मिलेगा, कोई मेरे से आके मिलेगा, मुझसे ट्रीटमेंट लेगा, ठीक होगा, तब जो चार दूसरे देखेंगे उनको लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ इफेक्ट करती है। दूसरी ये चीज़ की फिजियोथेरेपी रोज़ लेनी पड़ती है। आप ये चीज़ नहीं सोचे कि हफ्ते में एक बार, 4 दिन में एक बार आ गए, 1 दिन आए, 4 दिन की गैप कर, ऐसे लेने से फिजियोथेरेपी असर नहीं करती। आपसे कोई अगर मिलना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं? आप मेरे क्लिनिक पे आइए, 33 रॉयल रेसिडेंसी नियर द्वारकापुरी, और मैं 9 to 1 और इवनिंग में 3 to 6, 9 से 11, 9 से 1, 9 से 1 और शाम को 3 से 6। 3 से 6 आप यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, है ना? यहाँ आके मिल सकते हैं। पूरा ट्रीटमेंट आप यहाँ पर करते हैं? जी, मैं पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे करती हूँ, और कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं यहाँ पे भी कराती हूँ, घर पे करने की भी सलाह देती हूँ। क्योंकि सिर्फ आप यहाँ ट्रीटमेंट करके ठीक नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये मैं आपके माध्यम से लोगों में बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मशीनों से नहीं होती। मशीनों से मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मशीन ही तो लगानी है। मशीन नहीं लगानी है, मशीन सिर्फ एक सपोर्ट है हम लोगों को। आप जो भी पेशेंट आता है, जो भी व्यक्ति आता है, उसकी मसल्स लूज करने के लिए, उसके टिश्यू रिलीज करने के लिए, थोड़ा लूजन करने के लिए, ताकि जब हम उसको एक्सरसाइज कराएं, मोबिलाइजेशन दे, मैनिपुलेशन दे, तो हम लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, पेशेंट को भी दर्द इतना नहीं हो। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो दर्द में ही आता है और सीवियर दर्द लेके आता है। तो उस दर्द को
और ना बढ़े, उसके लिए हम वो कोई भी मशीन लगाते हैं या जो भी हमको लगे। आप कहीं देख के आए हैं कि उसको ये लगी थी, आप मुझे भी लगा, वो चीज़ ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति को पेशेंट की कंडीशन देख के आप उसके ऊपर जी, आपकी follow करते हैं। कंडीशन, आपको क्या चीज़ है, कितनी है, किस जगह है, उस पर डिसाइड होता है। वो सब चीज़ें जानकर, आपकी रिपोर्ट्स देखकर कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है और कितनी है, कितने टाइम के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, मशीन लगवा के आ जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप मशीन लगवा के जाते हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि मशीन से फिजियोथेरेपी नहीं चलती। फिजियोथेरेपी अगर ये कहा जाए तो कि फिजियोथेरेपिस्ट मैजिशियन है, तो उसका मैजिक उसके हैंड्स में, जो उसके मोबिलाइजेशन में है, मैनिपुलेशन में है, MRF में है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, कपिंग है, ड्राई निडलिंग है, सब कुछ उसके हैंड्स में। ऐसा और भी कुछ बात है जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया? ज़रूर, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि दर्द को मत सहो और दवाइयों पे मत रखो। दर्द को मत सहो, दवाइयों पे मत रखो। जी, क्योंकि दर्द सहना भी गलत है और ज़्यादा दवाइयाँ लेना भी गलत है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, 8 दिन, 15 दिन, महीने में दर्द सहन कर लेंगे, फिर जब नहीं बियर होगा तो जाएंगे किसी भी फिजिशियन के पास। ऑब्वियसली सी बात है, आप किसी फिजिशियन के पास, किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओगे तो आपको टैबलेट्स लिखेगा। आप कब तक लेंगे टैबलेट्स? उन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप उनको लो, बट एक बार कम लो और किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो और बिना किसी हार्म के अपनी चीज़ को टाइम से रिकवर करो। अच्छा, अपने हाथ से निकले उससे पहले ठीक मेरा करो। फिर एक और सवाल आ रहा है इसमें, आप फिजियोथेरेपी है जो आप करते हैं, कोई दवाई की गोली भी देते हैं क्या? जी नहीं, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को राइट्स नहीं है कि वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। अच्छा, ये हमारे लिए लीगल नहीं है। हाँ, इसके लिए कोर्सेज अलग से होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर के अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं। बट हाँ, जब तक अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अच्छा, आप यहाँ पे मनासा में आप पेशेंट को देख रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, ऐसे कोई पेशेंट है जो पूरा प्रॉपर ठीक हो गया यहाँ से गए? ज़रूर, पटवारी हैं मनासा में, नीलेश भैया, सरनेम तो मैं भूल गई। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, पटवारी है वो। क्या प्रॉब्लम था उनको? उनका शोल्डर रोटेटर कफ टीयर था उनका, मतलब रोटेटर मसल्स होती है वो टीयर हो गई थी। डॉक्टर ने उनको ऑपरेट कर दिया था उदयपुर में। वो जाने वाले थे, उससे पहले किसी के थ्रू वो मेरे पास आए, आपके पास आए। हाँ, विदिन 2 मंथ्स उनका पूरी तरीके से शोल्डर नॉर्मल हो गया है। आज की तारीख में उनको कोई स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, इससे बहुत सारे लोग होंगे। एक और है पटवारी कुमावत है, वो नाम संजय कुमावत जी। उनका भी, उनके मसल पूरी स्ट्रेन हो चुकी थी, काफ पूरी तरीके से, मतलब एक पाँव भी नहीं चल पाते थे वो। 2-4 कदम चलने में उनका ख़त्म हो जाता, वो भी पूरी तरीके से ठीक होके गए हैं। और भी हैं ऐसे जो सब ठीक हो गए। और ऐसा कुछ है दीप्ति जो आप हमको बताना चाहेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। ये एक डेमो है ह्यूमन बॉडी का, कि कितनी हड्डियाँ हैं इसमें, कितने जोड़ हैं। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस जोड़ में और कहाँ कहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है, जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे इस तकलीफ से जूझने वाले। सबसे पहले तो ये घुटना जी, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। ये यहाँ पे ये हड्डियाँ हैं दोनों, एक ऊपर की और ये 2 नीचे की, एक ये बीच की, इनके बीच में एक गद्दी होती है। वो गद्दी जब घिस जाती है या ज़्यादा मूवमेंट से वो ख़त्म हो जाती है तो उस वजह से हमें दिक्कत होती है, जिसे हम गठिया कहते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कुल्ले, जैसे ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत रफली यूज़ हुई वो बॉडी है, जैसे बस चले जा रहे हैं, उन लोगों में होती है ये दिक्कत जो। ठीक है। दूसरी चीज़ है कंधे। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी इनकी तकलीफ सुनने में मिलेगी। हर दूसरे पर्सन में शुगर, कोलेस्ट्रॉल होता है।
उन लोगों में ये जोड़ों की तकलीफ़, कंधे के जोड़ की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। ये तकलीफ़ बहुत कॉमन है और ज़रूरी नहीं है उन लोगों में भी हो। फ्रैक्चर के बाद अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, किसी भी तरीके की कोई सर्जरी हुई, उसके बाद आप बेड रेस्ट पे चले जाते हो 2-3 महीने के लिए, हफ्तों के लिए, तो कंधे जाम हो जाते हैं। ठीक। दूसरा है कोहनी। कोहनी की तकलीफ़ उन लोगों को ज़्यादा हो सकती है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हो। ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ा गया है या थायराइड बढ़ गया है, तो उसके बाद जोड़ों में दर्द बढ़ता है। और ये जॉइंट ऐसा है जो ज़्यादा मूवमेंट में आता है, हाथ का, कलाई का, तो इन मूवमेंट्स में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, गर्दन। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो मोबाइल एडिक्शन है लोगों में, दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, गर्दन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, लिस्थेसिस, वो ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली लोगों में देखने को मिलती है आज की लाइफस्टाइल के कारण। तीसरा है लोअर बैक, जिस स्लिप डिस्क हुआ, प्रोलेप्स इंटरवर्टेबल डिस्क हुआ, कमर दर्द। मेरे पास, या आपने नॉर्मली लोगों को सुना होगा, यार बहुत कमर में दर्द है, दर्द पाँव तक आ रहा है, बहुत कमर में दर्द है, दर्द पाँव तक आ रहा है। वो ये जगह है जहाँ ये दर्द रहता है। साइटिका हुआ, डिस्क बल्ज हुआ, आप डॉक्टर पर जाओगे, अलग अलग बीमारियों के नाम बताएगा अलग अलग तरीके से, वो ये सब मेन हैं जिनके कारण ये चीज़ चलती है। ये पूरी ह्यूमन बॉडी है, आप सभी देख सकते हैं, ऐसा हड्डी का ढांचा है हमारे पास, भगवान का दिया हुआ, इसके ऊपर मांस लपेटा रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय आज आपने मुझे दिया मेरे प्रोग्राम में ज़िंदगी लाइव में, तो फिजियोथेरेपी के बारे में जो आपने मुझको बताया, वास्तविकता में अगर सही जीवन जीना है और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिजियोथेरेपी सेंटर ही जाना चाहिए। मेडिसिन पे कम से कम रहे, सही ट्रीटमेंट इसका फिजियोथेरेपी होता है। अब मैं आपसे एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगी कि जितना मतलब आप कम पेन किलर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, उतना आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतनी आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।